ये मौत का फंदा नामंजूर, ये मौत का धंधा नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर। ऐ वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूं तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तो खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले। हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। नाज़रीन, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल जो बन्नू के अंदर वाकया पेश आया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हिफ्ज़े मा तकद्दुम नहीं रिपोर्ट किया गया, या आप कह सकते हैं कि किसी की गाइडलाइन के ऊपर नहीं रिपोर्ट किया गया, उस वाकये के मकासद क्या थे, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, उसकी वजूहात क्या थी, कल कितने बंदे मारे गए हैं, किसकी फायरिंग से मारे गए, और वाकये का जो वकू पजीर होना था उससे पहले का मंजरनामा क्या था। नारे लगाए जा रहे थे, नारे थे कि यह दहशत गर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये अफरा तफरी नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, ये मौत का फंदा नामंजूर, ये मौत का धंधा नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर, जरा जोर से बोलो नामंजूर, आहिस्ता बोलो नामंजूर, जरा चीख के बोलो नामंजूर, जरा बैठ के बोलो नामंजूर, अब उठ के बोलो नामंजूर। ये बन्नू में जो वहां पे ताजरान मौजूद थे, अमन का काफिला था, अमन का एहतजाज था, उसके अंदर ये नारे लगाए जा रहे थे। और इन नारों का पस मंजर क्या था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जो फैसला किया गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का दोबारा आगाज किया जाएगा, उसके तनाजुर में ये सारे लोग इकट्ठे थे। और ये नारे लगाने वालों में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी मौजूद थे, जो वहां पर फ्रंट से लीड कर रहे थे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग भी वहां पर मौजूद थे। और ये इसके अतराफ पे उसकी जो फुटेजेस मंजर आम पे आती हैं, तो ये हजारों का मजमा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी तादाद थी जो वहां पर लोग मौजूद थे। वही लोग जो हैं वो वहां से हटते हैं और वो बन्नू कैंट की दीवारों के करीब पहुंचते हैं। ये क्लेम करते हैं कि दीवारों के करीब पहुंचने पे वहां से फायरिंग होती है और फायरिंग के नतीजे में भगदड़ मचती है। 12 से 14 अफराद जख्मी होने की इत्तलात इब्तदाई तौर पे मंजर आम पे आती हैं और वहां के जराए ये बताते हैं कि जख्मी होने वाले जो लोगों की तादाद है वो 100 से जायद है। लेकिन अस्पतालों के अंदर जो रिपोर्ट हुई वो कुछ और बताती है। मुश्ताक अहमद साहब जाके कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने और फौज ने सीधी गोलियां चलाई हैं और ये रियासती दहशतगर्दी और ये रियासती जबर हम कबूल नहीं करेंगे, इसका डट के मुकाबला करेंगे। फिर वो अस्पताल में जाके उन जख्मियों की अयादत करते हैं। इस वाकये के पस मंजर के हवाले से, यानी बन्नू कैंट का वो इलाका किस हद तक हसास है या उसे हसास बनाया गया, दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं वो आपके सामने रखूंगा, सिर्फ रिपोर्ट करने की हद तक, और आगे चल के इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी। पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, वो कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के कैंटोनमेंट में एक क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए जबकि 8 अहलकारों ने जान की बाजी हारी। यह दिन था मंगल का कि जब उनकी तरफ से यह बयान जारी किया जाता है कि 15 जुलाई को, यानी उससे एक दिन पहले सुबह 10 बजे दहशतगर्द जो है वो बन्नू छावनी में घुसने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश को नाकाम बनाया जाता है। आईएसपीआर के उस बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बरवक्त कार्रवाई करती हैं और 10 दहशतगर्दों को मौके पर मार दिया जाता है। दहशतगर्दों की कार्रवाई जो है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप करता है, जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सरगर्म अमल है। आईएसपीआर इसमें यह क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से मुसलसल इस ज़मन के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ है और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से यह कहा हुआ है बारहा कि दहशतगर्दों की जानिब से अपनी सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल वो रोके और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाए, लेकिन उनकी तरफ से नहीं बनाया जाता रहा। उस बयान के अंदर यह कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो दहशतगर्दी की इस लानत के खिलाफ मुल्क और अवाम का दिफा करेंगी। बयान के अंदर यह भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ
मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इकदामात उठाए जाएंगे। जो उसमें शहादत का रुतबा पाते हैं फौजी एहलकार, जो मादर वतन पे कुर्बानी का अज़्म लिए फौज के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं, उन फौजी एहलकारों का ताल्लुक पूंछ, खुशाब, नीलम, मुजफ्फराबाद, करक, बहावलपुर और लकी मरवत से होता है। डीपीओ जो वहां के हैं जियाउद्दीन, वो ये बताते हैं कि बारूद से भरी गाड़ी जो थी उससे धमाका किया गया, उसके बाद फायरिंग की गई और दहशतगर्दों के हमले में 6 शहरी जख्मी हुए जिन्हें डीएचक्यू हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। डीएचक्यू में उन्हें मुंतकिल किया और बाकी जो थे उनका, जो वहां पे जख्मी हुए, उनका इलाज भी जारी था। अब ये वाकया था जिसे हसास नौइयत का करार दिया गया। इससे पहले ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का इशारा दे दिया गया था। उसके बाद सूरत हाल जो है वो मजीद गंभीर होती दिखाई दी, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी एतबार के लिहाज से तफरीक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सियासी तफरीक ने इदारा जाती तफरीक को भी जन्म दिया, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं। और माजी में या हाल के अंदर जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, क्या ये आप मान सकते हैं कि हमारी जो फौज है वो हमारी फौज नहीं है? क्या फौज ये मान सकती है कि ये जो अवाम है ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये गद्दार है? क्योंकि कल के दिन क्या हुआ है कि मुजाहिरीन की जानिब से ये बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसे रिपोर्ट किया कि बन्नू कैंट पे पथराव की गई, जिसके बाद फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में ये तमाम तर चीजें देखने में आई। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल कशीदा है। रैली के मुकाम के ऊपर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की गई थी। मार्च में लकी मरवत, करक और शिमाली वजीरस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफराद शरीक थे और ये उन्हीं इलाकों के लोग हैं कि जहां के फौजी जवान जो हैं वो 4 दिन पहले शहीद हुए थे। इस मौके के ऊपर तमाम कारोबारी मराकज बंद थे। शुरका ने यह मुतालिबा किया कि बन्नू में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए और मुजाहिरीन ने यह इल्जाम लगाया कि रैली पे सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी तफ्तीश और तहकीक में लगी हुई है, लेकिन ये उधर से भी अगर फायरिंग हुई, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो अवाम है या जो रैली के शुरका थे, इनके बाप जो है वो बैरूने मुल्क में होते हैं? सवाल है, क्या हमारे फौजी जवान जो हैं उसे किसी गद्दार मुल्क की माओ ने जन्म दिया है? कतई तौर पे नहीं। वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान सभी का है। एक लम्हे को सोचिए, एक लम्हे को, अगर फौज ना हो, ये हमारे फौजी जवान ना हो, तो क्या इस मुल्क का दिफा मुमकिन हो सकता है? और फौज ये सोचे एक लम्हे को कि अगर ये अवाम ना हो तो दिफा किसका किया जाएगा? एक लम्हे को सिर्फ ये सियासतदान सोचें कि आपसी नफरत में जो तकसीम का बीज बोया जा रहा है, इसका फायदा क्या इन्हें होगा? एक लम्हे को अगर हम सोचें कि यूं बंटवारे से फायदा किसको होगा, कौन फायदा उठाने की कोशिश करेगा? कहा यह जाता है कि जो दहशतगर्दों ने हमला किया, यानी ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट लगाई गई नफरत के अंदर, जो इधर से भी लगाई गई और उधर से भी लगाई गई कि जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था उनके सहूलतकारों को बड़ा दुख हुआ उनके मारे जाने का, वो वहां पर पहुंचे। किसको टारगेट किया गया? पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट को। क्या सारे के सारे गद्दार हैं? क्या कोई मुहब्बे वतन नहीं है? क्या कोई मुल्क की खातिर दिल में कोई दिया जलाए नहीं बैठा हुआ? जो वहां के तमाम तर कारोबारी मराकज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो सारे गद्दार हैं? क्या हमारी सारी फौज गद्दार है? क्या हमारे सारे सियासतदान गद्दार हैं? क्या पूरे का पूरा मुल्क गद्दार है? हमें सोचना तो चाहिए, एक लम्हे को सोचें। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मजीद गलतियां करते चले जाएं तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो अकड़, वो अना जो हर तरफ हमें दिखाई देती है, किसी एक तरफ नहीं। आप किसी एक को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। कोई आके साबित कर दे कि किसी एक को वो शफाफ तहकीकात की बुनियाद के ऊपर, हकाइक की बुनियाद के ऊपर और मेरिट की बुनियाद के ऊपर अनापरस्त करार दे दे, मैं बोलना बंद कर दूंगा। हम यहां पर सारे के सारे अनापरस्ती के खौल के अंदर जकड़े हुए हैं। हर किसी को अपनी अपनी अना पसंद। उन फौजी जवानों का क्या कसूर है? जिनकी क्या तनख्वाह होगी उनकी? वो कौन सी सहूलियात लेते होंगे? मारे तो वो जा रहे हैं, शहादतें तो उनको नसीब हो रही हैं।
उनकी औलादें जो है वो यतीम हो रही हैं, बेवाओं को तो वो छोड़ रहे, तो इधर जो अवाम मर रहे हैं, अवाम के मरने में किसका किरदार है? ये नफरत के बीज को जो बोया जा रहा है, मैं किसी एक की बात नहीं करता, दोनों तरफ से बोया जा रहा है या चारों तरफ से बोया जा रहा है। घुटन ज़दा, तहफ़्फ़ुज़ ज़दा हम इस वक्त माहौल के अंदर जन्म ले रहे हैं, वहां पे सांसें ले रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि ये सांसें कब तक रहेंगी। हम इस हद तक बंटवारा करने के दर पे हैं, हर तरफ से। कोई एक ये कहता है कि इसको झुका के दिखाऊंगा, कोई दूसरा ये कहता है कि देखें कितना ताकतवर है, दूसरे को झुका के दिखाएंगे। कोई ये कहता है कि इसकी बात के ऊपर एतबार नहीं किया जाएगा, कोई अपने आप को अक्ले कुल समझता है, कोई कहता है सियासी दावपेच मुझे आते हैं, दूसरा ये कहता है कि तुम्हें औलाद के तौर पे हमने सिखाया था। क्या करेंगे? ये आपसी नफरत है आप चंद अफराद की, चंद शख्सियात की। इसमें पूरे मुल्क को रगड़ना, ये कहां का इंसाफ है? वही बात कि ना मैं गद्दार इब्ने गद्दार हूं, ना आप गद्दार इब्ने गद्दार हैं, ना मां के पेट से कोई गद्दार बन के जन्म लेता है। माहौल जो है वो हमें किस तरफ को धकेलता है, हमें यह सोचना है। हमें मिनहसुल कौम सोचना है, हमें बैठ के उसका तदारुक करना है। क्योंकि अलाव जलाने को सिर्फ एक माचिस की तीली जलाना पड़ती है, लेकिन उसे बुझाने को, खाकिस्तर होने से बचाने को, आपको अपना पूरा माल झोंक देना पड़ता। उस काफिले का हिस्सा बनिए कि जो सिर्फ चूंच में नमरूद की लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो आग बुझनी भी नहीं थी, लेकिन कयामत के रोज के लिए अपने लिए जन्नत पे मोहर सब्त कर ली। हम सोचें तो सही कि किस तरफ को गामजन है। चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी में अना के खौल में कब तक जीते रहेंगे? ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, ये अवाम हम हैं। हम सब जब हम हैं तो फिर तुम और हम की तफरीक क्यों है? ये खत्म कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।